सत्रीय कार्य 1। निम्नलिखित वर्णात्मक श्रेणी प्रश्नों के उत्तर लगभग 500 शब्दों प्रत्येक में दीजिए। प्रत्येक प्रश्न 20 अंकों का है। 1। पारंपरिक हिंदू धर्म के अंतर्गत विभिन्न मत संप्रदायों का वर्णन कीजिए। पारंपरिक हिंदू धर्म के अंतर्गत विभिन्न मत संप्रदायों का वर्णन। पारंपरिक हिंदू धर्म एक ऐसा बहुआयामी और विविधतापूर्ण धर्म है जिसमें अनेक मत संप्रदाय, विचारधाराएं और दर्शन सम्मिलित है। इसकी विशेषता यह है कि यह धर्म किसी एक ग्रंथ, एक गुरु या एक परंपरा पर निर्भर नहीं करता, बल्कि इसमें विभिन्न मान्यताओं और प्रथाओं का समावेश है। इन मत संप्रदायों ने हिंदू धर्म की गहराई और व्यापकता को और अधिक समृद्ध किया है। 1। वैदिक परंपरा और दर्शन। हिंदू धर्म की नींव वेदों पर आधारित है। वेदों को 4 भागों में विभाजित किया गया है: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। वेदों में मुख्यतः कर्मकांड, यज्ञ और उपासना पद्धतियों का वर्णन किया गया है। इनके आधार पर विभिन्न दर्शनों का विकास हुआ, जिनमें षड्दर्शन प्रमुख है। सांख्य दर्शन, यह आत्मा और प्रकृति के द्वैत पर बल देता है। योग दर्शन, पतंजलि द्वारा प्रवर्तित यह दर्शन आत्मा की शुद्धि के लिए साधना पर आधारित है। न्याय दर्शन, यह तर्क और प्रमाण पर आधारित है। वैशेषिक दर्शन, यह पदार्थ और उनके गुणों का अध्ययन करता है। मीमांसा दर्शन, यह वेदों के कर्मकांड के महत्व पर बल देता है। वेदांत दर्शन, यह ब्रह्मा और आत्मा की एकता का प्रतिपादन करता है। 2। शैव संप्रदाय। शैव संप्रदाय शिव को सर्वोच्च ईश्वर मानता है। यह संप्रदाय शिव की आराधना, योग और तंत्र पर आधारित है। काश्मीर शैववाद, इसमें शिव को सभी तत्वों का आधार माना गया है। वीरशैव संप्रदाय, यह दक्षिण भारत में प्रमुख है और सामाजिक सुधार पर बल देता है। 3। वैष्णव संप्रदाय। वैष्णव संप्रदाय भगवान विष्णु और उनके अवतारों, जैसे राम और कृष्ण, की आराधना करता है। इसके प्रमुख उपसंप्रदाय हैं: रामानुज संप्रदाय, यह विशिष्ट अद्वैत का समर्थन करता है। मध्व संप्रदाय, यह द्वैतवाद पर आधारित है। वल्लभ संप्रदाय, यह कृष्ण भक्ति पर बल देता है। 4। शाक्त संप्रदाय, यह देवी की आराधना करता है, जिन्हें शक्ति या माँ दुर्गा के रूप में देखा जाता है। इसमें तांत्रिक साधनाएं भी प्रमुख है। दुर्गा, काली और लक्ष्मी की पूजा इस संप्रदाय में विशेष महत्व रखती है। 5। स्मार्त परंपरा। स्मार्त परंपरा में सभी देवताओं की समान रूप से पूजा की जाती है। यह अद्वैत वेदांत पर आधारित है और इसमें शंकराचार्य का प्रमुख योगदान है। 6। भक्ति आंदोलन। मध्यकाल में भक्ति आंदोलन ने हिंदू धर्म में नई ऊर्जा और सादगी का प्रवाह किया। संतों ने सामाजिक भेदभाव को हटाकर भक्ति और प्रेम को प्रमुख बनाए। संत कबीर और संत तुलसीदास ने भक्ति के माध्यम से समाज को एक नई दिशा दी। मीराबाई ने कृष्ण की आराधना में अपना जीवन समर्पित किया। 7। निराकारवादी परंपरा। निराकारवादी परंपरा, जैसे आर्य समाज, ने मूर्ति पूजा का विरोध किया और वैदिक ज्ञान पर बल दिया। 8। लोक परंपराएं। ग्रामीण क्षेत्रों में लोक देवी देवताओं, जैसे ग्राम देवता और कुल देवताओं की पूजा होती है। यह परंपरा हिंदू धर्म का एक अभिन्न अंग है। निष्कर्ष: पारंपरिक हिंदू धर्म एक विशाल और समृद्ध परंपरा है, जिसमें विभिन्न मत संप्रदायों का समावेश है। इन मत संप्रदायों ने हिंदू धर्म को एक जीवंत और गतिशील धर्म बनाया है, जो समय के साथ बदलते समाज के अनुसार अपनी प्रथाओं और विश्वासों को अनुकूलित करता रहा है। 2। सामाजिक रूपांतरण से आप क्या समझते हैं? नई सामाजिक संरचना में विभिन्न सामाजिक समूहों और उनके पारस्परिक संबंधों का मूल्यांकन कीजिए। सामाजिक रूपांतरण और नई सामाजिक संरचना में समूहों का मूल्यांकन। सामाजिक रूपांतरण का अर्थ। सामाजिक रूपांतरण का तात्पर्य समाज में होने वाले व्यापक और गहन परिवर्तनों से है, जो विभिन्न सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक कारकों के परिणामस्वरूप होते हैं। यह परिवर्तन समाज की संरचना, मूल्यों, विचारधाराओं, परंपराओं और व्यवहार में दिखाई देता है। सामाजिक रूपांतरण किसी विशेष घटना, आंदोलन, तकनीकी विकास, औद्योगिकीकरण, वैश्वीकरण या शिक्षा के प्रसार के कारण होता है। यह प्रक्रिया धीमी और सतत हो सकती है, या कभी-कभी तीव्र और क्रांतिकारी रूप भी ले सकती है।
सामाजिक रूपांतरण के प्रमुख तत्व। 1. शिक्षा का प्रसार। शिक्षा ने समाज को जागरूक और प्रगतिशील बनाने में अहम भूमिका निभाई है। यह सामाजिक भेदभाव, लैंगिक असमानता और अंधविश्वासों को समाप्त करने का माध्यम है। 2. तकनीकी प्रगति। तकनीकी विकास ने संचार और परिवहन के क्षेत्र में क्रांति लाकर समाज को बदल दिया है। 3. आर्थिक सुधार। उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण जैसी आर्थिक नीतियों ने समाज में नए वर्गों का निर्माण किए। 4. संविधान और कानून। अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति जागरूकता ने सामाजिक संरचना को अधिक न्यायसंगत बनाए। 5. आंदोलनों और क्रांतियों का प्रभाव। सामाजिक न्याय, पर्यावरण संरक्षण और महिला अधिकारों जैसे आंदोलनों ने समाज में सकारात्मक बदलाव ला। नई सामाजिक संरचना। सामाजिक रूपांतरण के परिणामस्वरूप पारंपरिक सामाजिक संरचनाएं बदल गईं और एक नई सामाजिक संरचना उभरकर सामने आए। यह संरचना मुख्य रूप से वर्ग, जाति, लिंग और आर्थिक स्थिति के आधार पर निर्मित है। 1. विभिन्न सामाजिक समूहों का निर्माण। श्रमिक वर्ग। औद्योगीकरण और शहरीकरण ने एक बड़े श्रमिक वर्ग का निर्माण किया जो अपनी पहचान और अधिकारों के लिए संघर्षरत है। मध्यम वर्ग। शिक्षा और नौकरियों के प्रसार ने एक शक्तिशाली मध्यम वर्ग को जन्म दिया है। महिला समूह। महिलाओं ने शिक्षा और रोजगार में अपनी भागीदारी बढ़ाई है जिससे उनकी सामाजिक स्थिति में सुधार हुआ है। युवा वर्ग। नई तकनीकों और वैश्विक सोच ने युवाओं को नए अवसर और चुनौतियां प्रदान की है। 2. समूहों के पारस्परिक संबंध। जाति व्यवस्था का प्रभाव। आधुनिक समाज में जाति आधारित भेदभाव में कमी आई है, लेकिन यह अभी भी ग्रामीण क्षेत्रों में प्रभावी है। लैंगिक समानता। महिलाओं और पुरुषों के बीच समानता के प्रयास जारी है, लेकिन लैंगिक असमानता अभी भी एक प्रमुख चुनौती है। वर्ग संघर्ष। आर्थिक असमानता के कारण अमीर और गरीब वर्गों के बीच संघर्ष देखने को मिलता है। मूल्यांकन। नई सामाजिक संरचना में पारस्परिक संबंधों का मूल्यांकन करते हुए यह स्पष्ट होता है कि समाज में कई सकारात्मक बदलाव हुए हैं, जैसे समानता और न्याय की भावना का विकास। लेकिन चुनौतियां भी बनी हुई है। आर्थिक असमानता। अमीर और गरीब के बीच बढ़ती खाई समाज को विभाजित कर रही है। सांस्कृतिक संघर्ष। परंपरागत और आधुनिक विचारधाराओं के बीच मतभेद बढ़ रहे हैं। जाति और धर्म आधारित भेदभाव। समाज के कुछ हिस्सों में यह समस्या अभी भी प्रचलित है। निष्कर्ष। सामाजिक रूपांतरण ने समाज को प्रगतिशील और आधुनिक बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। नई सामाजिक संरचना ने परंपरागत असमानताओं को चुनौती दी है और समाज को अधिक समावेशी और न्यायसंगत बनाया है। हालांकि कुछ समस्याओं को दूर करने के लिए निरंतर प्रयासों की आवश्यकता है। सामाजिक रूपांतरण का अंतिम उद्देश्य एक ऐसा समाज बनाना है जो समानता, न्याय और मानवीय गरिमा के सिद्धांतों पर आधारित। सत्रीय कार्य। 2. निम्नलिखित मध्यम श्रेणी प्रश्नों के उत्तर लगभग 250 शब्दों प्रत्येक में दीजिए। प्रत्येक प्रश्न 10 अंकों का है। 3. प्रारंभिक मध्ययुगीन भारत में हुए मुस्लिम आक्रमणों और उनके प्रतिरोध पर चर्चा कीजिए। प्रारंभिक मध्ययुगीन भारत में मुस्लिम आक्रमण और उनके प्रतिरोध। मध्ययुगीन भारत के प्रारंभिक काल में मुस्लिम आक्रमणों ने भारतीय उपमहाद्वीप के सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक ढांचे को प्रभावित किया। इन आक्रमणों की शुरुआत 8वीं शताब्दी में अरबों द्वारा सिंध पर आक्रमण से हुई और 11वीं-12वीं शताब्दियों में महमूद गजनवी और मोहम्मद गोरी जैसे आक्रमणकारियों ने इसे विस्तार दिया। मुस्लिम आक्रमण। 1. सिंध पर आक्रमण 711 ईस्वी। अरब सेनापति मोहम्मद बिन कासिम ने राजा दाहिर को पराजित कर सिंध पर कब्जा किया। यह आक्रमण मुख्य रूप से व्यापार मार्गों को नियंत्रित करने और इस्लाम का प्रचार करने के लिए किया गया था। 2. गजनी के महमूद 1000 से 1027 ईस्वी। महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किए। उसका उद्देश्य लूटपाट करना और संपत्ति अर्जित करना था। उसने सोमनाथ मंदिर और कई अन्य धार्मिक स्थलों को नष्ट किए। 3. मोहम्मद गोरी 1191 से 1192 ईस्वी। मोहम्मद गोरी ने तराइन के दूसरे युद्ध 1192 में पृथ्वीराज चौहान को हराकर उत्तरी भारत में अपनी सत्ता स्थापित की। प्रतिरोध। भारतीय शासकों ने मुस्लिम आक्रमणकारियों का प्रतिरोध किया, लेकिन राजनीतिक एकता की कमी के कारण वे सफल नहीं हो सके। 1. राजा दाहिर
मोहम्मद बिन कासिम के खिलाफ वीरतापूर्वक लड़े लेकिन पराजित हुए। 2 पृथ्वीराज चौहान, तराइन के पहले युद्ध 1191 में गोरी को हराया, लेकिन दूसरे युद्ध में हार गए। 3 राजपूत शासक, राजपूतों ने महमूद गजनवी और मोहम्मद गोरी के खिलाफ कई संघर्ष किए, लेकिन वे संगठित होकर आक्रमणकारियों का प्रभावी प्रतिरोध नहीं कर सके। 4 चोल और अन्य दक्षिण भारतीय साम्राज्य। दक्षिण भारत में मुस्लिम आक्रमणों को रोका गया, जिससे यह क्षेत्र लंबे समय तक स्वतंत्र रहा। निष्कर्ष: मुस्लिम आक्रमणों ने भारत की राजनीति और संस्कृति को बदल दिए। राजपूतों की वीरता और प्रतिरोध के बावजूद भारत में एकजुटता की कमी ने इन आक्रमणों को सफल बनाए। इन आक्रमणों के परिणामस्वरूप भारतीय उपमहाद्वीप में नए राजनीतिक और सांस्कृतिक परिवर्तनों का सूत्रपात हुआ। 4. गुप्तकालीन अर्थव्यवस्था का विश्लेषण कीजिए। गुप्तकालीन अर्थव्यवस्था का विश्लेषण। गुप्तकाल 4वीं से 6वीं शताब्दी ईस्वी भारत के स्वर्णिम युग के रूप में जाना जाता है। इस समय भारतीय अर्थव्यवस्था अत्यधिक समृद्ध और व्यवस्थित थी। कृषि, व्यापार, उद्योग और मुद्रा प्रणाली इस काल की अर्थव्यवस्था के मुख्य आधार थे। कृषि आधारित अर्थव्यवस्था। गुप्तकाल में अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार कृषि थी। 1. भूमि और सिंचाई। भूमि उपजाऊ थी और सिंचाई के लिए तालाब, नहरें और कुएं बनाए गए थे। 2. फसलों का उत्पादन। मुख्य फसलें चावल, गेहूं, जौ और कपास थी। 3. भूराजस्व। किसान भूमि पर राजस्व का भुगतान करते थे, जिसे अर्थव्यवस्था का प्रमुख स्रोत माना जाता था। उद्योग और शिल्प। गुप्तकाल में हस्तशिल्प और उद्योगों का भी बड़ा योगदान था। 1. कपड़ा उद्योग। सूती और रेशमी वस्त्रों का उत्पादन बड़े पैमाने पर होता था। 2. धातु उद्योग। सोने, चांदी और लोहे के औजार और मूर्तियां बनाई जाती थी। 3. मूर्तिकला और वास्तुकला। इनसे न केवल कला का विकास हुआ, बल्कि रोजगार के अवसर भी बढ़े। व्यापार। गुप्तकालीन भारत व्यापार का प्रमुख केंद्र था। 1. आंतरिक व्यापार। व्यापार मुख्य रूप से सड़कों, नदियों और समुद्री मार्गों के माध्यम से होता था। 2. विदेशी व्यापार। रोमन साम्राज्य, दक्षिण पूर्व एशिया, चीन और अरब देशों के साथ व्यापारिक संबंध थे। मसाले, रत्न, हाथी दांत और वस्त्र प्रमुख निर्यात वस्तुएं थीं। 3. बंदरगाह और मार्ग। ताम्रलिप्ति, भरुकच्छ और कांचीपुरम जैसे बंदरगाह विदेशी व्यापार के लिए महत्वपूर्ण थे। मुद्रा व्यवस्था। गुप्त शासकों ने सुव्यवस्थित और समृद्ध मुद्रा प्रणाली स्थापित की। 1. सोने के सिक्के। गुप्तकालीन सोने के सिक्के, दीनार, उत्कृष्ट कला और समृद्धि को दर्शाते हैं। 2. चांदी और तांबे के सिक्के। स्थानीय लेनदेन में इनका उपयोग होता था। 3. मुद्राओं पर अंकन। सिक्कों पर धार्मिक और सांस्कृतिक प्रतीक अंकित होते थे। निष्कर्ष: गुप्तकालीन अर्थव्यवस्था संगठित, आत्मनिर्भर और उन्नत थी। कृषि और व्यापार ने इसे समृद्ध बनाया, जबकि उद्योग और मुद्रा प्रणाली ने इसे संतुलित रखा। गुप्तकाल के आर्थिक विकास ने न केवल उस समय की समाज व्यवस्था को स्थिर बनाया, बल्कि भारतीय इतिहास में इसे स्वर्णिम युग के रूप में स्थापित किए। 5. साहित्य और वास्तुकला के क्षेत्रों में पल्लवों के योगदान की समीक्षा कीजिए। साहित्य और वास्तुकला के क्षेत्रों में पल्लवों का योगदान। पल्लव वंश लगभग 275 से 897 ईस्वी दक्षिण भारत का एक प्रभावशाली राजवंश था, जिसने साहित्य और वास्तुकला के क्षेत्रों में अत्यधिक योगदान दिए। इनका काल सांस्कृतिक और कलात्मक उन्नति का युग माना जाता है। साहित्य के क्षेत्र में योगदान। पल्लव शासक विद्या और साहित्य के संरक्षक थे। 1. संस्कृत और तमिल भाषा का विकास। पल्लव काल में संस्कृत और तमिल दोनों भाषाओं को प्रोत्साहन मिला। संस्कृत में धार्मिक और दार्शनिक ग्रंथ लिखे गए, जबकि तमिल भाषा में भक्ति आंदोलन का विकास हुआ। 2. राजाओं का साहित्यिक संरक्षण। पल्लव शासक महेंद्र वर्मन प्रथम स्वयं एक विद्वान लेखक थे। उन्होंने मत्तवल्लस प्रहसन और भगवदाजुकियम जैसे संस्कृत नाटकों की रचना की। 3. संगीत और नाटक का विकास। पल्लव शासकों ने संगीत और नाटक की परंपराओं को भी बढ़ावा दिए। वास्तुकला के क्षेत्र में योगदान। पल्लवों ने वास्तुकला की द्रविड़ शैली की नींव रखी, जो बाद में चोल और विजयनगर वास्तुकला में विकसित हुई। 1. मंदिर निर्माण। पल्लवों ने मंदिर वास्तुकला में उत्कृष्ट योगदान दिया। महाबलीपुरम, मामल्लपुरम
के रथ मंदिर और शोर मंदिर इस युग की प्रमुख कृतियां हैं। 2 शैलकृत मंदिर। महेंद्र वर्मन और नरसिंह वर्मन प्रथम ने चट्टानों को काटकर मंदिरों का निर्माण किए। इनमें पंचरथ प्रसिद्ध है। 3 स्तंभ और गुफाएं। पल्लव काल के गुफा मंदिर जैसे कि महेंद्रगिरी और मंडाकपट्टू की गुफाएं वास्तुकला में नई तकनीकों का परिचय देते हैं। 4 नक्काशी और मूर्तिकला। महाबलीपुरम की मूर्तिकला जैसे अर्जुन की तपस्या इस युग की उत्कृष्ट कला का उदाहरण है। निष्कर्ष। साहित्य और वास्तुकला के क्षेत्र में पल्लवों का योगदान अद्वितीय था। उन्होंने द्रविड़ स्थापत्य कला की नींव रखी और संस्कृत व तमिल साहित्य को समृद्ध बनाए। उनके प्रयासों ने दक्षिण भारत की सांस्कृतिक विरासत को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाए। सत्रीय कार्य 3 निम्नलिखित लघु श्रेणी प्रश्नों के उत्तर लगभग 100 शब्दों प्रत्येक में दीजिए। प्रत्येक प्रश्न 6 अंकों का है। 6 चोल वंश की राज्य व्यवस्था। चोल वंश की राज्य व्यवस्था। चोल वंश लगभग 9वीं-13वीं शताब्दी की राज्य व्यवस्था अत्यधिक संगठित और प्रभावी थी। इसे केंद्रीयकृत प्रशासन और स्थानीय स्वशासन का उत्कृष्ट उदाहरण माना जाता है। एक राजा का स्थान। राजा सर्वोच्च शासक था और उसे देवताओं का प्रतिनिधि माना जाता था। वह सभी प्रशासनिक, सैन्य और न्यायिक कार्यों का प्रमुख था। 2 मंडल व्यवस्था। चोल राज्य को मंडलों, प्रांतों में विभाजित किया गया था जो आगे वलनाडु, जिलों और ग्रामों में बंटे थे। 3 ग्राम सभा। ग्राम पंचायतें या सभा स्थानीय प्रशासन का प्रमुख केंद्र थी। ये भूमि कर, सिंचाई और विवाद समाधान जैसे कार्य करती थी। 4 राजस्व प्रणाली। कृषि से कर प्रमुख आय का स्रोत था। सिंचाई पर विशेष ध्यान दिया जाता था। 5 सैन्य संगठन। चोलों की एक शक्तिशाली नौसेना थी जिसने दक्षिण पूर्व एशिया तक उनके विस्तार को संभव बनाए। चोलवंश की राज्य व्यवस्था ने प्रशासन में कुशलता और जनता की भागीदारी को महत्व दिया, जिससे उनके साम्राज्य की स्थिरता सुनिश्चित हुई। 7 दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन। दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन 6वीं से 9वीं शताब्दी के बीच उत्पन्न हुआ था। यह आंदोलन मुख्य रूप से भगवान शिव और विष्णु के प्रति भक्ति को बढ़ावा देने वाला था। इस आंदोलन का केंद्र तमिलनाडु था, जहां अलवार और नैनार संतों ने भक्ति काव्य रचनाएं की। भक्ति आंदोलन ने वर्ण व्यवस्था, कर्मकांडों और आडंबरों के खिलाफ आवाज उठाई। इसमें श्रमिक वर्ग और दलितों को भी धार्मिक समानता का अधिकार दिया गया। इस आंदोलन ने समाज में जातिवाद और ऊंच नीच की परिभाषाओं को चुनौती दी और भगवान के प्रति व्यक्तिगत भक्ति को महत्व दिए। 8 राजपूतों की राजनीतिक और सैन्य प्रणाली। राजपूतों की राजनीतिक और सैन्य प्रणाली मध्यकाल में प्रबल थी। राजपूतों का शासन मुख्य रूप से एक क्षेत्रीय साम्राज्य था, जो कई छोटे छोटे राज्यों और जागीरों में बंटा हुआ था। राजपूत राजाओं की शाही प्रणाली में प्रमुख तत्व था राजपूत कर्तव्यों का पालन, जिसमें युद्ध, सम्मान और राजधर्म का पालन करना शामिल था। सैन्य प्रणाली में घुड़सवार सेना का विशेष स्थान था, जिसमें कावले और हाथी भी शामिल होते थे। राजपूतों का जीवन युद्ध और साहस से जुड़ा हुआ था, और वे अपनी भूमि की रक्षा के लिए हमेशा तैयार रहते थे। 9 महिलाओं के संपत्ति अधिकार। भारत में महिलाओं के संपत्ति अधिकार ऐतिहासिक रूप से सीमित रहे हैं, लेकिन समय पर इन्हें संवैधानिक और कानूनी रूप से सशक्त बनाने की कोशिशें की गई। प्राचीन भारत में महिलाओं को संपत्ति का अधिकार था, लेकिन मध्यकाल में यह अधिकार कम हो गए। ब्रिटिश काल में, विशेष रूप से 19वीं शताब्दी में, भारतीय महिलाओं के संपत्ति अधिकारों पर कानून बनाए गए। 1956 में भारतीय समाज में समानता को सुनिश्चित करने के लिए हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम लागू किया गया, जिसने महिलाओं को संपत्ति में अधिकार देने के लिए एक कानूनी ढांचा प्रदान किए। 10 भाषा का विकास। भाषा का विकास मानव सभ्यता के साथ साथ हुआ। प्राचीन काल में मानव समाज ने संवाद के लिए मौखिक भाषाओं का उपयोग किया, जो धीरे धीरे लिपि में बदली। संस्कृत, पाली और प्राकृत जैसी भाषाओं का उदय हुआ, जो भारतीय उपमहाद्वीप की सांस्कृतिक धरोहर का हिस्सा बन गई। मध्यकाल में उर्दू और हिंदी जैसी भाषाओं का विकास हुआ, जो विभिन्न सांस्कृतिक और भाषाई मिश्रणों का परिणाम थी। भाषा का विकास सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनैतिक परिवर्तनों के साथ घनिष्ठ रूप से जुड़ा हुआ था। आज भी भाषा एक सशक्त उपकरण है,
जो किसी भी समाज की पहचान और संस्कृति को प्रदर्शित करता है।